अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवन नाइट्स। कैसे सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस न्यू लव को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल से प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। मैं करूँगा उससे शादी। मकतूब शाह की आवाज़ इतनी इतनी बहुत सी आवाज़ों को एकदम साकत कर गई थी। सबने हैरानी से उसकी समत देखा, लेकिन वो उसे फटी-फटी आँखों से देख रही थी। उसे अपनी समातों पे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने चाहने वालों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा सिवाय मकतूब शाह के। और उस मकतूब शाह के जिसके बकौल शहज़ादा के अपना कोई नामो-निशान, अपनी कोई शनाख्त भी नहीं थी, जिसका कोई हस्ब-ए-नसब नहीं था। आज वही मकतूब शाह उसकी चादर से अपनी इज़्ज़त और गैरत का पल्लू बाँधने को तैयार खड़ा था। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम भी शाह तो शाहों में से हो, तुम भी तो उसी खून, इसी नस्ल का हिस्सा हो। तुम्हारी शादी इससे कैसे हो सकती है? मकतूब शाह के फैसले पे सबसे पहले चचा फ़िरोज़ शाह को इख्तिलाफ़ हुआ था। मैं शाहों में से हूँ या नहीं, ये मैं नहीं जानता। अलबत्ता इंसानों में से ज़रूर हो, इस बात का पक्का यकीन है। इसलिए इंसानियत के खिलाफ़ मैं कोई काम नहीं होने दूँगा। इसकी शादी मुझसे होगी अभी और इसी वक़्त। पीर साईं इजाज़त दीजिए, काज़ी साहब निकाह शुरू करें। वो आगे बढ़कर सोफ़े पे बैठ गया और बड़ी-सी चादर में लिपटी वो धुआँ-धुआँ हो गई थी। उसका वजूद पहले खाक का ढेर बना हुआ था, लब उसकी साथ भी धुआँ में बिखर गई थी, उसके गरूर के परचे उड़ गए थे। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो शख्स इस पे करम करेगा जिस पे हमेशा वो सितम करती आई थी। उसके बावजूद मकतूब शाह उस भरी महफ़िल में इसके सामने दीवार की मानद डट गया था। उसका निकाह कुरान से होगा, तुम मदाखलत मत करो। अब की बार बड़े चचा ने लब कुशाई की थी, इसका निकाह मुझसे होगा। ये मेरा आखिरी फैसला और इस फैसले से आप लोगों में से कोई भी मुझसे पीछे नहीं हटा सकता। मकतूब शाह का लहजा बेलिचक था और वो अपने मकाम पे अपने फैसले पे डट चुका था। और पीर साईं बेजान से बैठे अपनी रुसवा इज्जत और जिंदा बेटी की लाश पे खड़े रिश्तेदारों को देख रहे थे, जिनको किसी का एहसास नहीं था। बस वो मुट्ठियां भर भर मिट्टी डालने को तैयार थे। अब इस मिट्टी तले उनकी इज्जत दब जाती या लाडली बेटी, उन लोगों को भला क्या फ़र्क पड़ता था? और लोगों की इस बेहसी और उस अपनी इस बेबसी पर वो चुप बैठे थे, बिल्कुल चुप, यूं जैसे यहाँ उनकी नहीं किसी और की बेटी की ज़िंदगी का फैसला हो रहा है। तुम जानते हो ये फैसला पंचायत ने किया है, या उस लड़की को कारी कर दिया जाएगा या फिर कुरान से निकाह कर दिया जाएगा, और निकाह के बाद ही सिर्फ एक कमरे में रहेगी जहाँ से कभी बाहर निकलने का सोचना भी उसके लिए हराम होगा। चचा फरीजो शाह ने उसकी पंचायत के इस उसके फैसले से आगाह करना चाहा, जिससे वो पहले ही बाखबर था। तो फिर आप इसे कारी कर दें। वो इंतहाई सुकून से बरत सबने चौंक कर देखा। मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि आपके ख्याल में इसे कारी ना करते हुए आप उसके साथ रायत कर रहे हैं, उसका निकाह कुरान से करके उसे ज़िंदगी बख्श रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों सूरतों में आप अपने हाथों से उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। कुरान से निकाह करने और एक कमरे में कैद कर देने के बाद भी आप समझते हैं कि आपका फैसला दुरुस्त है? आप उसके साथ नरमी बरत रहे हैं। हूँ चचा साईं, इस कमरे की कैद से बेहतर कब्र और उस निकाह से बेहतर मौत होगी। इसलिए जो ज़िंदगी आप बख्श रहे हैं वो ज़िंदगी नहीं, अज़ाब ज़िंदगी है। आप एक लाश कमरे में बंद करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ उस लाश को कब्र में दफन कर दें। वो यकदम गुस्से से भर पड़ गया था। वो बचपन से उस खानदान और इस इलाके कबीलों के अजीब अजीब संगलाना वसूल देखता आ रहा था, लेकिन आज तक बस नहीं चला सका था और इन लोगों को बेरहम और रस्म व रवाज से रोक लेता। लेकिन आज जब मौका मिल ही गया था तो वो चुप नहीं रह सका था और ना ही पीछे हटने का इरादा रखता था। ये बातें हम भी जानते हैं, ये हमारी बेटी है, दुश्मन नहीं है। मगर बात असूलों की है। यहाँ से फैसला पंचायत ने किया है, उसका निकाह कुरान से होगा। और अगर मैं आपकी पंचायत के फैसले को ना मानूं तो मकतूब शाह सबसे टक्कर लेने पे तुला हुआ था, तो तुम्हें ये घर से, ये गांव, ये कबीला हमेशा के लिए छोड़ना होगा। हमारे फैसलों से और असूलों से बगावत करके तुम यहाँ नहीं रह सकते, और ना ही इस लड़की से शादी करके तुम्हें यहाँ रहने दिया जाएगा। ये हमारा ही नहीं, पंचायत का भी फैसला होगा। मेरे खिलाफ आपका और पंचायत का जो भी फैसला मुझे कबूल होगा, इसने बेहद सर्द आवाज़ से कहा और वहाँ मौजूद तमाम अफराद को साम सूंघ गया। उन्हें मकतूब शाह से इस इंतहाई इकदाम की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। वो तो समझ रहे थे कि इतने संगीन फैसले को सुनकर वो अपने इरादे से बाज आ जाएगा, लेकिन उसके बरकस वो अपने इरादों पे कायम था। अगर आपने इसका निकाह में रजामंदी ना भी दी, तब भी मैं ये निकाह ज़रूर करूँगा। आपके असूलों को मैं किसी की ज़िंदगी से नहीं खेलने दूंगा। उसके अंदाज में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया था। सोच लो मकतूब शाह, सब रिश्तों से कट जाओगे, बड़े चचा ने उसे समझाना चाहा।
चाचा साईं ये भी तो रिश्तों से कट जाएगी, आपको मेरा ख़्याल है, इसका क्यों नहीं? क्या मैं मर्द हूँ इसलिए? नहीं चाचा साईं, ये सब मेरे होते हुए नहीं हो सकता। पीर साईं आप क्यों चुप हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? आप ये सब अगर ये आपके आप सबकी नज़रों में कसूरवार है तो उसे कत्ल कर दीजिए, कारी कर डालिए। लेकिन यूँ कुरान से निकाह करना किस हदीस में लिखा है? लीजिए कुरान पाक पढ़िए, अगर उसमें किसी औरत का निकाह कुरान से तय पाना लिखा हुआ है तो मैं आपको नहीं रोकूँगा, कर दीजिएगा निकाह। लेकिन इससे पहले मुझे इस फ़र्ज़ुदा और ज़ालिमाना फैसले का कोई ठोस वजूद और सबूत दीजिए। एक काजी साहब बैठे हैं, ये मुझे इस बात के लिए कायल कर लें तो मैं पीछे हट जाऊंगा। बताइए काजी साहब, इस्लाम में ये सब जायज़ है? अगर है तो कौन सी हदीस में लिखा है और बताइए मुझे। वो बोलने पे आया तो एक ही वक्त में सवालात की बौछार करता चला गया और फिर मामला खासा गर्म हो गया था। मकतूब शाह इन सब के लिए परेशानी बन गया था और वो किसी भी फैसले, किसी भी बात और किसी भी हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं था। यूँ बात खासी फैल गई थी, हवेली की ज़राने खाने में बैठी औरतों को पता चला तो हैरान रह गई थी। ज़िंदगी में पहली बार कबीले से बगावत कर रहा था, कोई कबीले से बगावत कर रहा था और बीबी जान के साथ मीरा बीबी भी धक सी रह गई। देखें उनके आंख, क्योंकि ये सब से कतई ताल्लुक़ करने का फ़ैसला था। निकाह नामे पे साइन करने के 15 मिनट बाद वो उसे अपने साथ का लेकर हवेली से हमेशा हमेशा के लिए निकल गया था। निकल आया था। रात अपने स्याह पर पूरी तरह से फैला चुकी थी और दम तोड़ने दिसंबर की सर्द आहें पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले चुकी थी। गाड़ी के अंदर की फ़िज़ा दिसंबर के सर्द हवाओं से भी ज़्यादा यकबस्ता महसूस हो रही थी। हालांकि सिस्टम भी ऑन था, हालांकि हीटिंग सिस्टम भी ऑन था, फिर भी ठंड ऐसी थी कि हड्डियों में उतरी जा रही थी। दोनों तरफ मुकम्मल खामोशी थी। गौर किया जाता तो ऐसे आलम में अमूमन वो इंसानों के दिल धड़कते हुए पाए जाते हैं जिनकी फ़कत चंद मिनट पहले शादी हुई हो, लेकिन यहाँ तो दिलों की धड़कनें भी सोच में गुम और सपाट हुई लग रही थी। अगले 15 मिनट में गाड़ी की स्क्रीन पर बारिश की बूंदों ने मधमसार रक्स शुरू कर दिया। पहाड़ी इलाके था इसलिए रास्ता नाहमवार होने की वजह से काफ़ी एहतियात से ड्राइविंग करना पड़ रही थी। कई जगहों से पे गाड़ी स्लिप होते होते बची थी। ऐसी सूरत हाल में ड्राइविंग करना भी एक खतरनाक काम साबित हो रहा था। उस पहाड़ी इलाके और फिर इस्लामाबाद की हदूद से निकलते हुए उसे 2.5-3 घंटे लग ही गए थे और मेन रोड पर गाड़ी डालते हुए उसने बेदहानी से उसी सीडी प्लेयर ऑन कर दिया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। गुलकार की भारी आवाज़ कानों में उतरी तो वो यकदम चौंक गया, उसकी हयात बेदार हो गई। ये गाना अगरचे उसे बेहद पसंद था, लेकिन इस वक्त वो ये गाना हरगिज हरगिज नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि जब भी वो ये गाना सुनता उसे किसी के तंज भी सुनना पड़ते थे और आज जबकि तंज भी खामोश थे फिर भी उसने गाना बंद कर दिया था और वो जोलटे पटे मुसाफिर की तरह जो लुटे पटे मुसाफिर की तरह खामोश बेबस और तही दामा बैठी थी। उसको सीडी प्लेयर ऑफ करते देखकर एकदम से जब्त खो बैठी और अपने हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। उसकी हिचकियों की आवाज़ सुनने के बावजूद वो बेतासर से अंदाज में ड्राइविंग में मसरूफ रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि वो अपनी बेबसी पर रो रही है, वरना अपनी हरकतों पर पे नावम ने वो हरगिज नहीं करती थी। उसे रोते हुए न जाने कितनी देर गुजर गई जब अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। उसने सर उठाया तो गाड़ी एक बेहद खूबसूरत रेस्टोरेंट ट्यूलिप के आगे खड़ी थी। ये रेस्टोरेंट दराए झेलम में एन किनारे पर वाक़ा था। गोया वो झेलम पहुंच चुके थे। मकतूब गाड़ी से उतरकर उसकी साइड आया और दरवाज़ा खोल दिया। आओ कुछ खा लेते हैं, अभी सफ़र आधा बाकी है और टाइम भी काफ़ी हो रहा है। वो जैसे खाना खाने की वजाहत दे रहा था। मुझे भूख नहीं है, ये फ़िक्रा सफ़र के दौरान वो पहली मर्तबा सुन रहा था। मुझे भूख नहीं है, वरना तो उसकी भूख का ये आलम होता था कि उसे छोटे-मोटे ढाबे पे गाड़ी रोकना पड़ जाती थी और आज इतने बेहतरीन रेस्टोरेंट के सामने आकर भी उसे भूख नहीं थी। अब की उसकी हालत ये रोना मकतूब शाह को आया था। किसी सियाने ने सच ही कहा है कि बादशाह फ़कीर हो जाए तो फ़कीरों को भी उस पर तरस आता है। बिल्कुल इसी तरह मकतूब शाह को भी इस लम्हे उस पर तरस आया था, क्योंकि वो भी किसी मलका से कम नहीं थी। मगर भूख नहीं है तो चाय पी लो और बारिश तेज़ हो रही है इसलिए सर्दी भी बढ़ जाएगी। मकतूब शाह सचमुच उस पर तरस खा रहा था, वरना उसकी मिन्नत करने का इरादा हरगिज़ नहीं था। बस हमदर्दी बाह रहा था और वेटर को खाना ऑर्डर करने के बाद वो अपना मोबाइल निकाल के किसी से बात करने लगा। बात करते करते उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो ठिठक गया। उसका सर झुका हुआ था, लेकिन आंसुओं के कतरे शफाफ टेबल की सतह पर एक नई बारिश बरसा रहे थे, जो बाहर की सर्द बारिश से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। गरम गरम नमकीन सी मोबाइल ऑफ करके वो पूरी तरह से उसकी समझ में तच्चा हुआ था। मोहतरमा, आप इस वक्त एक होटल में हैं जो पब्लिक प्लेस है। आपका घर या फिर मेरी गाड़ी नहीं है जहाँ आप अपना शौक पूरा कर रही हैं। अभी ज़िंदगी पड़ी है, रोती रहिएगा। मकतूब का लहजा इत्तेज़ाहिया हो गया था और वो उसके अंदर से मज़ीद
अलबला उठी, "देखो मुझे मशकूक मत करो, मैं लोगों को मैं सफाइयाँ नहीं दे सकता।" उसने लफ़्ज़ सफाइयाँ से ये ख़ासा ज़ोर दिया था और वो उस लफ़्ज़ से जैसे ज़मीन में गड़ गई। अगरचे वो उस पे चोट नहीं कर रहा था, फिर भी उसकी बात उसके दिल में चुभ गई थी और फिर बाकी तमाम रास्ता वो यूँ ही साक़त और ज़ामत रही थी। लाहौर पहुँचकर वो जिस घर में आई थी, वो घर उसके लिए अक्सर अजनबी था। एक चौकीदार था जो उनको देखते ही चाको-चौबंद हो गया था। "साहब खाना ले आऊँ?" "नहीं, खाना खाकर आए हैं, तुम जाओ आराम करो।" उसने चौकीदार को भेज दिया और खुद सोफ़े पे बाजू फैलाते हुए रिलैक्स अंदाज़ में बैठकर सोफ़े के बैक से टिकाकर आँखें मूंद ली थी। कितनी तवील मुसाफ़त तय करके आया था, ये तो सिर्फ़ वही जान सकता था। तकरीबन 5-10 मिनट बाद उसने आँखें खोलकर सामने देखा तो वो अपनी कोताही पे शर्मिंदा होकर फ़ौरन सँभल कर खड़ा हो गया। "आई एम सॉरी, मुझे ख़्याल ही नहीं रहा, आओ तुम्हें ऊपर छोड़ दूँ।" वो उसे चुपचाप खड़े देखकर तेज़ी से आगे बढ़ा था। उसकी सेहत में सीढ़ियाँ चढ़ती चढ़ती एक बेडरूम के सामने आ रुकी थी। वो दरवाज़े का हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल हुआ और तमाम लाइट्स ऑन कर दी। "ये बेडरूम मेरा है, इसके अलावा अभी तक मैंने कोई और कमरा सेट नहीं किया, वरना भी और ना ही फर्नीचर वगैरह लिखवाया है। चंद दिन तुम्हें मुझको और मुझे तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा और एक साथ रहना पड़ेगा। इसलिए जितने दिन तुम यहाँ रहोगी, ये कमरा तुम्हारा भी इतना ही होगा जितना मेरा।" उसने अपने शानदार से बेडरूम की तरफ इशारा किया था, जिसकी सजावट से ही उसकी मकीन की नफासत पसंद और आला ज़ौक़ की तर्जमानी हो रही थी और वो हर चीज़ को चुपचाप बस देखे जा रही थी। फिर वो तो कपड़े बदलते चला गया, लेकिन वो बेड पे बैठी अपनी साबका सोचों में चक्कर आने लगी। वो वापस आया तो उसे गैर मरई नुक्ते पर घूरते हुए पाया था। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। वो एक चुभन महसूस कर रही थी और उस चुभन देने वाले कांटे को निकालना चाहती थी। इसलिए वो जब सोने के लिए लेटा तो वो बेहद आहिस्ती से बोलना शुरू किया था। "अगर आपके ख्याल में मैं झूठ कह रही हूँ या आपके दिल में कोई शक है तो आप भी सबकी तरह बस आगे एक लफ़्ज़ नहीं, मैं लफ़्ज़ भी ना कहना।" वो यकदम सख्त लहजे में बोलता उसकी सिमत पलटा था। "मैं जानती हूँ हर इंसान की सोच आज़ाद है, जहाँ इंसान ने भी नहीं भी चाहता वहाँ भी चली जाती है, लेकिन इस सोच से पहले मैं आपको अपने बारे में सब कुछ लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता, क्योंकि तुम्हारे माँ-बाप, तुम्हारे भाइयों और तुम्हारे नेक पाक वक़ार बावसूल और आला ख़ानदान की तरह मुझे तुम्हारी सलाहियों और वज़ाहतों की कोई ज़रूरत नहीं है और आइंदा कभी सोचना भी मत कि मकतूब शाह तुम पे शक करता है या नहीं, या तुम्हें झूठा समझता है। कल जो भी तो था गुज़र गया, आज तुम मेरी इज़्ज़त हो और मुझे अपनी इज़्ज़त पे एतमाद है। ये एतमाद कभी मंज़िल मुंतज़िल नहीं होगा, इसलिए तो अब तुम सोच सकती हो।" वो इंतहाई तोड़ों अंदाज में हाथ उठाकर बोला था और वो खामोश रह गई थी। वो शख्स अजीब शख्स था, कभी गुस्सा और अजनबत से भरा हुआ और कभी एतमाद, मान और अपनायत से मालामाल। उसे एक बार फिर अपनी हालत ज़ार पर रोना आने लगा, मगर अब कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल करीब ही वो सो रहा था। "शहज़ाद पढ़ने के लिए लाहौर जा रही है।" ज़रीना की इत्तला पे हमरा यकदम उछल पड़ी थी। "लाहौर?" "जी हाँ, लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी को इज़्ज़त बख्शेगा इरादा है और पीर साईं ने इजाज़त भी दे दी है। उनकी सारी पाबंदियाँ सिर्फ़ हमारे लिए हैं, अपनी बेटी के लिए खुली छूट है।" ज़रीना के लहजे में से जलन और बदगुमानी की बू आ रही थी, जबकि हमरा को खुशी हुई थी। "इसमें उनका क्या कसूर है? पढ़ने के लिए कोशिश हमें करनी चाहिए थी। कॉलेज के बाद हम ही आराम से घर बैठ गए थे। उन्होंने नहीं कहा था अगर उन्होंने हम पे पाबंदी आयद करना होती तो कॉलेज ही ना जाने देते। और एक बात तुम भूल रही हो कि मोमना फूफो ने अभी यूनिवर्सिटी से ही मास्टर्स किया था। अच्छी तरह जानती हूँ अपनी बहन और बेटी के लिए ही तो। प्लीज़ ज़रीना, तुम क्यों ख्वामख्वाह बात को बढ़ा रही हो? अगर तुम भी पढ़ना चाहती हो तो अभी भी वक़्त है, जाकर कह दो फिर साईं से, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे।" ज़रीना और इमरान के तकरार खामोशी से सुनती ज़रीना रह ना सकी और बिलाखिर बोल ही पड़ी। हसीना ज़रीना की बड़ी बहन और जमरा की होने वाली भाभी थी। अगर उन्होंने मना कर दिया तो वो जैसे उनको दिखाना चाहती थी कि पीर साईं सिर्फ़ अपनी औलाद को भला सोचते हैं, किसी और की नहीं, क्यों कोई परवाह नहीं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो तुम जीती और हम हारे, ये क्या बात हुई भला? बल्कि ये कहोगी कि अगर मुझे पढ़ने की इजाज़त ना मिली तो फिर शहज़ाद भी लाहौर नहीं जाएगी। उसने खज़ीना और हिमरा को चैलेंज किया था। वो दोनों एक दूसरे की सूरत देख कर रह गए। "ठीक है, हम शहज़ाद को भी नहीं जाने देंगे।" उन्होंने हामी भर ली। "हाय, क्या हो रहा है?" अचानक शहज़ाद अंदर दाखिल हुई थी। जो होना चाहिए ज़रीना उसके करीब से गुजर कर बाहर चली गई और शहज़ाद आगे बढ़कर हिमरा और खज़ीना के करीब बेड पे आ बैठी थी। "इससे क्या हुआ? इतने ऑफ मूड क्यों है?" उसने उन दोनों से इस्तफ़सार किया। "तुम्हारी तरह आगे पढ़ना चाहती है और पीर साईं से इजाज़त लेने गई है।" खज़ीना ने साफ बात बता दी। "ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ ही एडमिशन ले लेती।" शहज़ाद को जानकर खुशी हो गई थी।
का वोट भी ज़रीना के हक में चला गया था, लेकिन कुछ नहीं, जो पढ़ना था पढ़ लिया। अब आराम से घर बैठो। अब क्या शहजाद के नक्श कदम पे चलते हुए हवेली की तमाम औरतें उठकर यूनिवर्सिटी चली जाएंगी? अरमगान शाह का लहजा बेहद सख्त था। मोहतरमा ज़रीना के बड़े भाई थे, मगर पीर साईं मुझे इजाज़त दे चुके हैं। तुमने इजाज़त मांगी, उन्होंने दे दी। अब मैं मना कर रहा हूँ, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी, बात खत्म। लेकिन लालाची शहजाद भी तो पढ़ने के लिए जा रही है, वो भी तो इतनी दूर। अगर शहजादी तो खुदा न ख्वास्ता मर गई तो क्या तुम भी मर जाओगी? और अगर मान शाह झिंझला चुका था और जरीना बेबस हो गई और अपनी बेबसी पे खोलते हुए वो बाहर निकल आई थी। लेकिन रात खाने के वक्त वो पीर साइंस पे ने किस्सा दोबारा सी छेड़ दिया। क्यों मकान शाह, तुम्हें जरीना के आगे पढ़ने पे क्या एतराज़ है? पीर साइं का ठहराव नरम लहजा जरीना की हमायत के लिए था। जरीना और हिमरा ने बैक वक्त जरीना को देखा, वो नज़र चुरा गई। ये मेरी बहन है, इसे मैं जानता हूँ। ये बहुत जज्बाती और जज्बाती लोग दुनिया के इस जंगल में या तो आग लगा देता है या फिर आग की नज़र हो जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसे कोई नुकसान, कोई तकलीफ़ हो, जिसके लिए ये बेहतर यही है कि ये घर में रहे। और रहमान शाह के जवाब ये पे सबको हैरानी हुई थी। तो क्या शहजाद जज्बाती नहीं है? ज़रीना झट से बोली थी और अरमान शाह ने मनमनाती निगाहों से उसे देखा था। तुम्हारे जज्बातीपन का यही सबूत देख लो कि तुम खामोश नहीं बैठा जा रहा। अरमान शाह के बाद पे वो बटा गई, जबकि पीर साईं और बाकी सबके बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। मेरा ख्याल है कि अब ज़रीना को इजाज़त मिल जानी चाहिए। मेरा बीबी ने भी नरमी से हमायत की और फिर उसे इजाज़त तो मिल ही गई, लेकिन इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के लिए और वैसे भी लाहौर यूनिवर्सिटी के एडमिशन डेट आज से 4 रोज़ पहले ख़त्म हो गई थी। अलबत्ता फ़ाइन आर्ट्स के दाखिले ओपन थे, लेकिन वो फ़ाइन आर्ट्स से कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। अपनी ही ज़िद गले पड़ गई थी। मकतूब शाह कहाँ हो इस वक्त? वो अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकाल कर गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, जब अचानक ही पीर साईं की कॉल आ गई। मैं बस निकल ही रहा हूँ। आपने जो काम कहे थे सब ख़त्म कर लिए हैं। उसने इसके इसलिए कि वो परेशान ना हो, फ़ौरन वजाहत दी थी। अरे कामों को गोली मारो, आते हुए हॉस्पिटल से शहजाद को भी लेते आना, उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। हॉस्टल से शहजाद को भी लेते आना, उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। पीर साईं ने जो काम कहा वो उसे खामोश करने के लिए काफ़ी था। हेलो, सुन रहे हो ना? जी, ले आऊँगा। उसने संजीदगी से कहते हुए कॉल बंद कर दी थी। अब उसे इस्लामाबाद का रुख करने से पहले शहजाद के हॉस्टल की सिमत जाना था। वो कभी भी उसे लेने जाते हुए दिल से रज़ामंद नहीं होता था, हमेशा मजबूरी और मरवत के मारे जाने पड़ा था। वो हमेशा उसे देखकर नाक भौं चढ़ाती थी और जहाँ मौका मिलता वहाँ तंज के तीर छोड़ने से भी बाज नहीं आती थी। के अहाते हॉस्टल के अहाते से मैं गाड़ी पार्क की और नीचे उतरकर गहरी सांस खींची, जैसे अपने आप को बर्दाश्त के लिए तैयार करा हो। फिर ज़रा संभल कर कदम आगे बढ़ा दिए थे। वार्डन उसे जानती थी, इसलिए ड्राइंग रूम में ले आई थी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय और शहजाद को भिजवाती हूँ। शुक्रिया, चाय की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रा जल्दी निकलना है। आप प्लीज़ शहज़ाद को बुला दें, वो यकीनन तैयार ही होगी। उसने वार्डन को खातिर मदारत से रोक दिया था। एक दफ़ा पीर साईं यहाँ आ चुके थे और इस हॉस्टल की मज़ीद तरक्की के लिए एक भारी रकम भी देकर गए थे। उस हवाले से वो कुछ ज़्यादा ही मेहमान नवाज हो जाती थी। और जब से शहज़ाद यहाँ आई थी, जब सबसे ज़्यादा आमद मकतूब शाह की हुई थी। कभी वो उसे कैश देने के लिए आता, कभी उसे छोड़ने के लिए, और अक्सर उसे लेने के लिए आता था, क्योंकि वो भी लाहौर में ही होता था। आजकल एस की तैयारियों में मसरूफ़ था और पीर साईं अक्सर शहजाद के काम उसके ज़म्मे लगा देते थे। चंद मिनट बाद ड्राइंग रूम में मुहतरमा शहजाद की तीखे नकूश से मसीन सूरत दिखाई दी थी, जिसमें चंद नकूश मकतूब शाह को देखने के बाद मज़ीद तीखे हो गए। तो उसने उसके करीब आकर अपने सामान से फिर भरा बैग पटक दिया। बाकी सब मर गए थे क्या? उसके दबे दबे अब सलगते हुए सवाल का यही मतलब था कि मुझे लेने कोई और क्यों नहीं आया? ये तो जाकर ही पता चलेगा, बस आपके चलने की देर है। वो भी सर्द महरी से कहता उसका बैग उठाकर बाहर निकल आया था। वो उसके जवाब पे तिलमिला गई, उसके पीछे निकल आई थी। ऐसा शाज़ो नाज़र ही होता था कि उसकी जली कटी बातों के जवाब में कुछ कहता, मगर जब कहता तब आग लगा देने की हद तक कह देता था। वो घंटों नहीं, दिनों और महीनों के हिसाब से सरकती रहती थी। ये आदमी कौन है? शहजाद के साथ हवा के दोष पे कोई निस्वानी आवाज़ राहदारी से निकलते हुए शहजाद और मकतूब अब शाह के कानों से टकराई थी। शहजाद तो कह रही थी कि हमारा मुलाजिम है, लेकिन मुझे तो वो कहीं से भी मुलाजिम नहीं लगता। जवाबन दूसरी आवाज़ ने जो कुछ बयान दिया वो मकतूब शाह के लिए
مر جانے کے مترادف تھا اور شاید شہزاد کے ان طعنوں سے ہی وہ مرا ہی جاتا تھا اگر اس کے دل میں یہ طعنے اور طنز ختم کرنے کی آرزو اور جستجو نہ ہوتی۔ اس وقت بھی ثابت کر گیا تھا۔ ویسے یار پرسنالٹی تو غضب کی ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ خان زادے اور سید زادے ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہیں اور دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں، ان کی پہچان ان کی آنکھوں سے ہوتی ہے۔ شٹ اپ جسٹ شٹ اپ، تم لوگ اپنی بکواس بند نہیں کر سکتے؟ ہر دفعہ پہ ہر ایک پہ فدا ہونا اور ہر ایک کی کمنٹس پہ پاس کرنا تم لوگوں پہ فرض ہو چکا ہے۔ شہزاد نے چلتے چلتے جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی اور اپنے پیچھے آتی اپنے کلاس فیلو سے الجھ پڑی تھی، وہ بھی اس ہاسٹل میں پڑھتی تھی۔ شہزاد کی ان سے اچھی خاصی ہائے ہیلو تھی، لیکن اس وقت وہ دونوں اسے زہر لگ رہی تھی۔ مکتوب شاہ کے قدم بھی ٹھٹک گئے تھے، اس نے ذرا گردن موڑ کر غصے سے بڑھی شہزاد اور حیرت سے ہکا بکا کھڑی ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اپنی گاڑی نکالنے لگا تھا۔ گاڑی نکالنے کے بعد بھی اس 10 منٹ کا انتظار کرنا پڑا تھا اور جب وہ آگے آ کر گاڑی میں بیٹھی تب بھی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی روڈ پر ڈال چکا تھا۔ تقریباً آدھا سفر طے کرنے کے بعد وہ بری طرح اکتا گئی تھی۔ مسٹر ڈرائیور، مجھے بھوک لگ رہی ہے، برائے مہربانی کچھ کھلا دیجیے۔ اس کے انداز میں طنز تھا۔ اب اسلام آباد پہنچ کر ہی کچھ کھانے کو ملے گا، یہاں قریب کوئی بھی اچھا ریسٹورینٹ نہیں ہے، وہ گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اس کے دھیان کھانے کی طرف سے ہٹانے کے لیے سیڈی پلیئر آن کر دیا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے، تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی، کہیں تجھے زمین پہ بلایا گیا ہے میرے لیے۔ مکتوب شاہ کا بے حد پسندیدہ گانا گونجنے لگا اور شہرزاد کے چہرے کے تیور بگڑ گئے تھے۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میری موجودگی میں ایک گھسا پٹا اور خاموش فہم سا گانا مت لگایا کرو، کسی روز سارا ساؤنڈ سسٹم توڑ کے رکھ دوں گی ہوں، اسے بہتر ہے ایف ایم لگا دو۔ وہ نخوت سے کہہ رہی تھی، اسے اس گانے سے اس لیے چڑ تھی کہ وہ مکتوب شاہ کو پسند تھا اور وہ گاڑی میں کئی بار سنتا تھا۔ اس نے انتہائی شرافت سے سیڈی پلیئر آف کر دیا اور ایف ایم سرچ کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تو غیر ہے، مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے۔ پبلک ڈیمانڈ شو آن ایئر تھا اور وہاں بھی کسی کی فرمائش پہ وہی گانا شہزاد کا پارا ہائی کر رہا تھا۔ وہ لب کھینچ کر باہر دیکھنے لگی۔ مکتوب نے ایف ایم کو بھی خیر آباد کہا اور گاڑی ایک ریسٹورینٹ میں پارک کی تھی۔ میں اندر نہیں آؤں گی، اس نے فوراً اطلاع دی۔ مجبوراً تھوڑی دیر بعد وہ کھانے سے بڑی ٹرے اٹھائے آ گیا اور پھر جتنی دیر وہ گاڑی میں بیٹھی کھانے میں مصروف رہی، وہ باہر کھڑا گاڑی سے ٹیک لگائے سگریٹ سے دل جلاتا رہا۔ پھر برتن واپس کر کے آیا تو اس کے ہاتھ میں مختلف کولڈ ڈرنکس کے ٹین چپس اور چاکلیٹس اور بسکٹ کے پیکٹ تھے جو آ کر اس نے اسے تھما دیے، گویا وہ اگلے سفر میں کا انتظام کر کے آیا تھا۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے اور آپ ہر بار اسے لینے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اتنے لمبے سفر میں اسے برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ میرا بی بی کے سامنے جھنجھلا رہی تھی اور میرا بی بی اس کی باتوں سے جھنجھلائی ہوئی تھی۔ مجھے صرف اتنی بات بتا دو کہ مکتوب کے خلاف تمہارے دماغ میں یہ خناس کس نے بھرا ہے؟ میرا بی بی اگرچہ مکتوب شاہ کے رشتے میں تائی ماں تھی، لیکن وہ اس سے پیار ماں سے بھی بڑھ کر کرتی تھی۔ یہ خناس نہیں، حقیقت ہے اماں صحیح، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، آپ لوگوں نے اسے سرچ پر چڑھا رکھا۔ کیا ثبوت ہے سوائے ایک عورت کے کہنے کہ وہ خیام شاہ کا بیٹا ہے اور بقول آپ کے ان کا قتل تو کالج لائف میں ہی ہو گیا تھا، پھر یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اور فرض کریں کسی عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے بھی تو کیا ہم ان تعلقات کو اپنے گلے کا ہار بنا لیں؟ بی بی جان اس پہ جان چھڑکتی ہیں تو یہ ان کی ممتا کی مجبوری ہے، وہ اپنے بیٹے کی اولاد کو ٹھکرا تو نہیں سکتی، چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز، لیکن اب ہم تو مجبور نہیں ہے نا، ہمیں اس سے ذرا۔ میرا بی بی کا ہاتھ اٹھا اور بیٹی کے چہرے پہ نقش ہو گیا، اس کی باتیں ان کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ امید تھی کہ میری بیٹی، میری اولاد جو اتنے بڑے خاندان میں بھی الگ نظر آتی ہے، اس کی سوچ اور خیالات بھی الگ ہی ہوں گے، مگر اتنے الگ ہو کہ مجھے سن کر کراہت آنے لگی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم تھی تو میری تربیت پہ آج تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے انتہائی گھٹیا اور غلیظ سوچ ہے تمہاری، لیکن ایک بات یاد رکھو، جس طرح تم ایک سید زادی ہو اسی طرح وہ بھی ایک سید زادہ ہے۔ اگر اس کے سید زادہ ہونے میں تمہیں شک ہو سکتا ہے تو یہ شک وہ بھی تم پہ کر سکتا ہے۔ تمہارا پاس کوئی کیا ثبوت ہے کہ تم سید زادی ہو؟ تمہارا باپ کون ہے؟ تمہارا حسب نسب کون ہے؟ تمہیں بھی تو ایک عورت نے جنم دیا ہے اور یہ بتایا تھا کہ کلام شاہ تمہارے باپ ہیں، اس کے علاوہ کیا ثبوت ہے؟ پھر بھی تم سید زادی کہلاتی ہو، شاید اس لیے کہ یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے، ہر انسان کو اس کی ماں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کی اولاد ہے، کس کا خون ہے، وگرنہ سگا باپ بھی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری اولاد ہے۔ اللہ نے اس بھید
भेद पे पर्दा और अपने माँ एक माँ के बीच रखा है जिसे कभी कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए आइंदा इस बारे में बोलने से पहले ज़ुबान सँभाल के बात करना, क्योंकि मकतूब शाह के माँ-बाप मर चुके हैं और मरे हुए लोगों पे तहमत लगाने की इजाज़त मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकती और ना ही ये हरकत अल्लाह ताला को पसंद है। मीरा बीबी अपनी बेटी की 14 तबक रोशन कर चुकी थी। वो अपने चेहरे पे हाथ रखे बेयकीनी से उन्हें देख रही थी, जिन्होंने किसी और की औलाद की खातिर अपनी चहेती बेटी पे हाथ उठाया था। और मीरा बीबी की मंगवाई हुई कुछ चीज़ें देने के लिए आते मकतूब शाह के कदम कमरे से बाहर ही थमे थे। वो माँ बेटी की गुफ्तगू सुनकर वापस पलट गया था। दिल का एक कोना मीरा बीबी की इतनी मोहब्बत में मशगूल हुआ था और दूसरा कोना शहरजाद की बातों से नासूर बन गया था। और ये सब कुछ तो तब से हो रहा था जब से उसने होश संभाला था। हवेली में कुछ और भी ऐसे मेहरबान थे जिनको मकतूब शाह पे एतराज़ होता था, लेकिन शहरज़ाद जैसा एतराज़ तो कभी किसी को भी नहीं हुआ था। सरदार साबर शाह अपने इलाके और अपने कबीले के करते धरते माने जाते थे। उनके हुक्म से सरताई आज तक ना उनकी औलाद कर सकी थी, ना ही उसके अलावा कोई फ़र्द कर सकता। उनके 4 बेटे कलाम शाह, ख़याम शाह, बहरोज़ शाह और फ़िरोज़ शाह, और सिर्फ़ एक बेटी थी मोमना शाह। कलाम शाह की दिलचस्पी अपने इलाकों, अपने लोगों से थी। उनको अपने कबीले के रस्म रिवाज, सब असूल बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि उनके ख़्याल में उनकी असूल अमीर गरीब सबके लिए यकसां थे। कोई नाइंसाफ़ी नहीं होती थी और यूँ कोई भी रवायत के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता था। सब एक ज़ंजीर में बंधे हुए थे, कोई किसी की साथ ज़्यादती नहीं कर सकता था। लेकिन उनके बरअक्स ख़याम शाह को उन कामों से बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उनका रुझान अपनी तालीम की तरफ बाप से ज़िद करके कॉलेज में एडमिशन लिया और रहने के लिए शहर वाले बंगले में आ गई। उन्हीं दिनों सरदार शाबर शाह के फ़ैसले पे किसी को इख्तिलाफ़ात हो गया, बात बढ़ती गई और मामला जानी दुश्मन तक जा पहुँचा। इस बात का ख़याम शाह को भी इल्म हो चुका था। उसने बाप को और बड़े भाई को बात दरगुज़र करने का मशवरा दिया, लेकिन उनमें से कोई भी मानने को तैयार नहीं हुआ था। तुम क्या चाहते हो कि बुज़दिल और बेगैरतों की तरह चुप होकर बैठ जाएँ? ये फैसला सरदार शाबर शाह ने किया था। अरे गहरे ने नहीं। कलाम शाह भड़क उठे थे। और देखिए लाला साईं, आखिर बेटी का मामला है, अपनी बेटी अपने ही हाथों से दुश्मनों को सौंप देना इतना आसान नहीं है। खून बहा में देने के लिए किसी और चीज़ को भी तो फैसला हो सकता है। वो अपने बड़े भाई को तहम्मुल से समझा रहा था, हालांकि खुद भी परेशान थे, लेकिन अपनी परेशानी दिया गए थे। शाह, हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने इतने बुज़दिल हो चुके हो। तुम्हारी तालीम ने तुम्हें यही सिखाया कि दुश्मन ललकारे और जवाब भी ना दो, बुज़दिल बन जाओ। कलाम शाह को अपने से छोटे भाई से पेतावा आ रहा था और ख़याम शाह के चेहरे की रंगत एक साया सा लहरा गया था। फिर भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे थे। लाला साईं, ये बुज़दिली नहीं, किसी के भी साथ भलाई है, नेकी। और आप खुद सोचिए, अब इस बाप के दिल पे क्या गुज़रेगी जिसने अपनी बेटी को इतने लाड प्यार और नाज़ और नखरे से पाला होगा। उसकी शादी के हज़ारों अरमान सजा रखे होंगे और अब उसकी बेटी को गैरों के दुश्मनों के हवाले करना। बस बस ख़याम शाह, अपनी किताबी बातें अपने तक ही रखो, हमें दर्स मत मत दो। वो शमशान खां को सड़ा अब गद्दी हो गई। तुम्हें क्या तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। देना है तो घर पे रहो, और अगर हमारी पोस्ट खाली करनी है तो शहर चले जाओ। हम मर जाएं तो जनाजे में आ जाना। हमारी तुम पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती होगी। वो कह के चला गया और ख़याम शाह खौफ होता होते दिमाग के साथ खाली खाली नज़र से देखते रह गए। शाह पुत्र क्या हुआ, परेशान क्यों है? बीबी जान कलाम शाह को पीर शाह और ख़याम शाह को शाह पुत्र कहती थी। बहरोज़ और फ़िरोज़ शाह के लिए सिर्फ पुत्र का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। बीबी जान, लाला साईं क्यों नहीं समझते कि औलाद कितनी प्यारी होती है? बीबी जान, वो साहब औलाद भी हैं, फिर भी औलाद के एहसास को ख़त्म करके बैठे हैं। अरे नहीं मेरे शाह पुत्र, बस उस मसले को अना के मसला बनना बैठे हैं। और दोनों माँ बाप बेटे, खैर दुआ करो, अल्लाह बेहतर हल निकालेगा। बीबी जान के नरम हाथों में लम्स उनके बालों में गर्दिश कर रहे थे। वो उनके अचानक पे सर रखे हुए थे। बीबी जान को ख़याम शाह से बहुत प्यार था। उनका कहना था कि उनके पाँचों बच्चों में से सबसे ज़्यादा साबर बच्चा ख़याम शाह के सिवा कोई भी नहीं था। उन्होंने कभी आम बच्चों की तरह बात बात पे यूँ माँ को तंग नहीं किया था, ना ही कभी बेजहा ज़िद मनवाई थी। सिर्फ तालीम के मामले में ज़िद की थी, जो एक साबित मुस्बत नताइज रखने वाली ज़िद थी, जिस पे किसी को कोई परेशानी भी नहीं होनी थी। आप दुआ करें कि मेरा मसला भी हल हो जाए। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत परेशान है। ख़याम शाह का दिल ना जाने क्यों इतना अंदर ही अंदर डूबा जा रहा था। उन्हें अपनी ये शिकस्ता सी कैफ़ियत समझ नहीं आ रही थी। लाला जी, आप कब आए? मोमना शाह अंदर दाखिल हुई तो ख़याम शाह को देखकर खुशगवार हैरत हुई थी। तुम्हारे आने से चंद साल पहले।
مومنا کے ماتھے پہ پیار کرنے کے بعد ہاتھ پکڑ کر اسے قریب رہی بٹا لیا تھا۔ بی بی جان اور مومنا ہنس پڑی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کیا کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ خیام شاہ کو شروع سے معلوم تھا کہ مومنا کو بہت زیادہ پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے جب اس کا کالج پیریڈ ختم ہوا تو اس کے وکالت کر کے اس کے یونیورسٹی جانے کا کیس جیت لیا تھا۔ کلام شاہ کو اس پہ بھی اعتراض ہوا تھا، لیکن خیام شاہ نے اس شرط پہ اجازت دلا دی کہ مومنا روزانہ گھر پہ سے یونیورسٹی جایا کرے گی اور باقاعدہ پردے بھی کرے گی۔ مومنا کے لیے تو یہ بھی بہت تھا، پہلی بار کوئی شہزادی یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جا رہی تھی۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی تو ذمہ دار تم ہوگے۔ اس وقت بھی کلام شاہ نے مومنا کی ذمہ داری خیام شاہ کے کندھوں پہ ڈال دی تھی۔ مجھے اپنی بہن پہ اعتماد ہے، اس لیے مجھے اس کی ہر ذمہ داری قبول ہے، انہوں نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ اور آج مومنا کو یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو گیا تھا، لیکن اس کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی اور خیام شاہ کو بہن پہ فخر ہوتا تھا۔ اس کی تعلیمی ریکارڈ بھی بہت شاندار تھا اور ویسے بھی دونوں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے کافی محبت تھی۔ شاید دونوں کے خیالات ملتے جلتے تھے اس لیے، یا پھر دونوں اوپر تلے پیدا ہونے والے بچے تھے اس لیے۔ آپ کچھ پریشان لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ بی بی جان اٹھ کر چلی گئیں تو مومنا نے اپنائیت اور فکر مندی سے پوچھا تھا۔ بس تم میرے لیے دعا کرو، جس کام کا ذمہ اٹھایا ہے اب اسے نبھا سکوں اور میرا دل مطمئن رہے۔ خیام شاہ آج کل بیٹھے بیٹھے سوچوں میں گم ہو جاتے تھے۔ آخر ایسی کیا بات ہے جس نے آپ کو اتنا پریشان کر رکھا ہے؟ ارے پگلی، تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہاری بارات میں بلاوے میں تھوڑی رونق لگ جائے گی، اور ویسے بھی احمد شاہ نے روزانہ فون کر کر کے میرا دماغ خالی کر رکھا ہے۔ اچانک موڈ میں شرارت بھرتے ہوئے مومنا کو چھیڑنے لگا تو احمد شاہ مومنا کی منگیتر اور خالہ زاد کزن تھے۔ خیام شاہ سے کافی انڈرسٹینڈنگ اور دوستی تھی۔ مومنا اپنے بھائی کے منہ سے ایسی بات سن کر شرم سے چہرہ چھپا گئی۔ شادی کے لیے دل اپنا چاہ رہا ہو تو بات واضح کرنی چاہیے، یوں گھما پھرا کر دوسروں کی شادی کا قصہ چھیڑ کر بات کرنے کا کیا فائدہ؟ میرا بی بی کلام شاہ کی لہزوجہ تھی، لیکن اپنے مزاج کی وجہ سے بہن سے بڑھ کر نظر آتی تھی۔ ارے میرا بھرجائی، دل کی بات پکڑ لی، کب سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے چکر میں ہوں، کوئی اشارے ہی نہیں سمجھتا۔ خیام شاہ نے خفیہ گفتگی کا مظاہرہ کیا اور احتراماً اٹھ کر اپنی جگہ میرا بھرجائی کو پیش کی تھی۔ مومنا فلور کشن پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ دوسرا فلور کشن کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھ گئے تھے۔ تو پھر بولو کس کو بیاہ کر لائیں؟ میرا بھرجائی نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ جیسا پیس پہرور لالہ کو ملا ہے ویسا نہیں چاہیے، باقی سب ٹھیک ہے۔ خیام شاہ کے لہجے میں مسکراہٹ اور شرارت جتی ہوئی تھی۔ بہروز شاہ گرچہ خیام شاہ اور مومنا سے چھوٹے تھے، لیکن خاندانی مسائل کے نتیجے میں ہی ان کی شادی پہلے ہو گئی تھی، مگر بیوی کے مزاج انگاروں سے کم نہیں تھے۔ تم بے فکر رہو، وہ ماسٹر پیس ہیں، ان کی کوئی کاپی نہیں ہے۔ میرا بھرجائی بھی اس کی بات سمجھ کر ہنس پڑی تھی۔ ویسے کیا خیال ہے اگر اپنے لیے کوئی سادہ سا معصوم سا پیس میں خود ڈھونڈ لوں؟ انہوں نے باتوں باتوں میں بھرجائی اور بہن کا اندر لینے کے لیے تیر سا چھوڑا تھا۔ لگتا ہے نظر میں ہے کوئی؟ میرا بھرجائی نے معنی خیز نظر سے بغور دیکھا تھا۔ ابھی تو میں خود آپ کی نظر میں ہوں، لیکن فی الحال آپ یہ بتائیں کہ میرا آئیڈیا ہے کیسا؟ خیام شاہ کو بے چینی ہو رہی تھی۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن اس آئیڈیا پہ عمل ذرا مشکل سے ہی ہوگا۔ تمہارے لالا جی اور بابا جان نہیں مانیں گے۔ آپ کی مرض کی دعا ہے، لالا جی کو آپ اور بابا جی کو بی بی جان سمجھائیں گی، پھر ایک اچھی سی معصوم سی دیوانہ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، بات ختم۔ خیام شاہ نے بیٹھے بیٹھے سارے مسئلے حل کر دیے تھے۔ میرا بھرجائی نے مومنا کو آنکھوں میں اشارہ کیا تھا، وہ بھی مسکرا دی۔ شاہ سائیں، آپ کا فون ہے شہر سے، ملازمہ کے اطلاع پہ یہ خیام شاہ ٹھٹک گئے تھے اور یوں ہی ننگے پاؤں نرم قالین کو روندتے کچھ دور اسٹینڈ پہ رکھے فون کے پاس آ گئے تھے۔ قاسمی کیسے ہو؟ دوسری طرف اپنے دوست کو وحید قاسمی کی آواز سن کر انہیں اطمینان ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے بلجھت فون رکھا اور واپس آ کر اپنے شوز پہننے لگی۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ میں شہر جا رہا ہوں، ایک ضروری کام آن پڑا ہے، کوشش کروں گا کل تک واپس آ جاؤں، اللہ حافظ۔ وہ کہہ کر تیزی سے نکل گئے، لیکن گیٹ پہ گاڑی نکالتے ہوئے کلام شاہ سے سامنا ہوا تو رک گئے تھے۔ میں شہر جا رہا ہوں، ایک ضروری کام ہے، ہمیں بھی تم سے یہی امید تھی کہ تم شہر ہی بھاگو گے۔ ان کے انداز میں کاٹ تھی۔ خیام شاہ کے چہرے پہ خیرت کی سرخی چھل گئی۔ لالا سائیں، میں آؤں گا، بے غیرت نہیں ہوں کہ آپ کی پوچھ خالی کر جاؤں، بس مجھے 1-2 دن کی مہلت دیجیے، مجھے 1-2 کام نپٹانے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے سر بھی حاضر ہے، لیکن ایک بار پھر کہوں گا کہ آپ اور بابا جان اپنے فیصلے سے نظر ثانی کر لیں، کسی کی بیٹی کی آہیں مت لیں، اور یہ نہ ہو کہ پچھتانا پڑ جائے۔ وہ کہہ کر چلے گئے تھے اور کلام شاہ جو مستقبل کے پیر سائیں تھے، انتہائی نخوت اور غصے سے سر جھٹک دیا تھا، جیسے ان کی بات سنی ہی نہ ہو۔
بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص پیارے شہر کو ویران کر گیا۔ خیام شاہ کا قتل حویلی میں کہرام مچا گیا تھا۔ جہاں پورے علاقے میں دکھ اور افسوس کی چادر تنی ہوئی تھی، وہیں سردار صابر شاہ اور کلام شاہ سکتے کی لپیٹ میں تھے۔ بی بی جان تقریباً پاگل ہو چکی تھی اور مومنہ خیام شاہ کے قتل کی خبر سننے کے بعد بے ہوش و روح سے بے گانہ ہو چکی تھی۔ اسلام آباد ہاسپٹل سے ICU میں بے ہوش کے عالم میں بھی اس کے منہ سے وقفے وقفے سے صرف ایک ہی لفظ سننے کو ملتا تھا: میرے لالا جی۔ اور اس کے بعد اس کی پکار دم توڑ جاتی تھی اور باہر کوریڈور میں بیٹھے فیروز شاہ اپنے بھائی کے جواں مرگے پہ بیٹھے بیٹھے ماتم کرنے لگتے تھے، اپنا سر پیٹ ڈالتے تھے اور کبھی تو بلند آواز سے رو پڑتے تھے۔ یہی حال بہروز شاہ کا بھی تھا، لیکن سب سے ابتر حال تو کلام شاہ کا تھا، جن کی پشت خالی نہ کرنے کے لیے وہ سچ مچ ورزانہ بعد فوراً ہی چلے آئے تھے۔ جب مخالف پارٹی کے ساتھ دوبارہ جرگہ بیٹھا تو خیام شاہ کے پہلو میں کھڑے تھے وہ۔ بے شک وہ تمام فیصلوں کے دوران خاموش ہی رہے تھے، لیکن جب دشمن اچانک حملہ آور ہوئے تو پھر پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ لالا سائیں کلام شاہ کو دھکا دے کر شمشاد خان کے بیٹے کی گولی سے بچاتے بچاتے خود اس گولی کا نشانہ بن گئے تھے، اور پھر دیکھتے دیکھتے 8 گولیوں نے خیام شاہ کے وجود کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ خون کی ایک نہر تھی جو کلام شاہ کے قدموں کو چھوتی ہوئی دور تک پھیل گئی تھی۔ ان کے آدمی مقابلے کے لیے ڈٹ چکے تھے، لیکن کلام شاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے خیام شاہ کو کھڑے قدس سے گرتے دیکھ کر پتھرا گئے تھے۔ خیام شاہ نے درد کی آس سے لرزتا ہاتھ اٹھا کر جیسے کلام شاہ کو بلانے کی کوشش کی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن وہ موت اس طرح جسم میں سما گئی تھی کہ سارے الفاظ دل میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ زبان تک آنے کا سفر تو بہت ہی طویل تھا۔ کلام شاہ نے جیسے ان کا سر اٹھا کر گود میں رکھا تو منہ سے درد کی ایک راہ نکلی تھی۔ وہ بلند آواز سے روئے تھے، اور سردار صابر شاہ تو رو بھی نہ سکے تھے، کیونکہ اپنے بیٹے کی موت کے وہ خود ذمہ دار تھے۔ اگر سنبھلنا تھا تو اس کی زندگی میں ہی سنبھل جاتے، اس کی جان تو بچ جاتی۔ میرا بی بی کا لہجہ بھرایا ہوا تو وہ شوہر کے شکستہ انداز دیکھ چکی تھی۔ بس میرا بی بی، بس ہمیں بے موت مرنا تھا، ہم مر گئے۔ قتل اس کا ہوا ہے تو زندہ ہم بھی نہیں ہیں۔ اپنا کلیجہ دفن کیا ہے ہم نے۔ جتنا اسے چڑھتے تھے اتنا پیار بھی کرتے تھے۔ آپ کے پیارے نے اس کی جان لے لی۔ شاہ جی کیسا پیار تھا جب میرا بی بی کے آنسو تو اتر سے بھی بہہ رہے تھے۔ خیام شاہ کی موت کو 5 ماہ ہو گئے تھے، لیکن یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی حویلی میں کسی کی موت ہوئی ہو۔ کبھی بی بی جان بین کرنے لگتی تھیں تو کبھی مومنہ کی ہچکیاں بند جاتی تھیں، کبھی بابا جان پاگلوں کی طرح اندر باہر چکر لگاتے تھے، تو کبھی میرا بی بی سسک اٹھتی تھی۔ انہی سسکیوں میں ایک روز فون کی تیز گھنٹی ڈالتی حویلی کی درد دیواروں کو ہلا کر رہ گئی تھی۔ بی بی جان، کسی عورت کا فون ہے۔ ملازمہ کا کوریڈور میں میرا بی بی کو تھما گئی اور انہوں نے آنسوؤں کو پونچھ کر سلام کیا تھا: مجھے میرا بھرجائی سے بات کرنی ہے۔ آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی، لہجہ احترام اور اپنایت لیے ہوئے تھا۔ میرا بی بی کو حیرت ہوئی کہ اجنبی سی آواز کس کی ہو سکتی ہے۔ ہیلو! وہ دوسری طرف سے دوبارہ پکارا گیا تھا: جی جی، میں سن رہی ہوں، میں ہی ہوں میرا بھرجائی، لیکن آپ کون ہیں؟ وہ چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ میں خیام شاہ کی بیوی ہوں اور اس وقت ہاسپٹل میں ہوں، پلیز مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں تنہا ہوں، میرا بچہ۔ بات کرتے کرتے دوسری طرف کی آواز رن گئی، لیکن ادھر میرا بی بی کا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ خیام شاہ کی بیوی، ان کا دماغ اس جملے کو جیسے قبول ہی نہ کر رہا تھا: میرا بھرجائی، اللہ کے لیے میرا یقین کیجیے، میری ڈلیوری کو تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے، میرے بیٹے کو تنہا مت کیجیے گا، یہ آپ کے خیام کا بیٹا ہے۔ وہ روتے روتے چلائی تھی، اور میرا بی بی نے جیسے ہوش میں آتے ہوئے جج سے اس ہاسپٹل کا نام پوچھا تھا، وہ فون بند ہو گیا تھا اور وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لپکی: شاہ جی اٹھیں، آپ کے لیے ایک خبر ہے۔ انہوں نے اندھیرا کر کے لیٹے کلام شاہ کو ہلا کر دیکھا: میرا بی بی، ہمیں کوئی بھی خبر مت سناؤ، چلی جاؤ۔ ساگر ارو، یہ روشنی بند کرو، یہ روشنی۔ وہ نہ جانے کس کرب سے کر رہے تھے، میرا بی بی کی تیز آواز پہ پھپڑ بن گئے: شاہ جی، شہر سے ایک لڑکی کا فون تھا، وہ خیام کی بیوی ہے۔ میرا بی بی نے اس کے سر پہ حیرتوں کے پہاڑ توڑے تھے۔ کلام شاہ کی آنکھیں پھیل گئی تھی: کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے بیوی کو شانوں سے پکڑ کر زور ڈالا تھا: ہاں شاہ جی، وہ اسپتال سے بات کر رہی تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور اسے ہماری ضرورت ہے، وہ بالکل اکیلی ہے، بیمار ہے۔ میرا بی بی اس سے اندیکھی لڑکی کے لیے بے قرار ہو رہی تھی: یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کلام شاہ نے اپنے دماغ سے کام لیتے ہوئے بآواز بلند خود کلامی سے کی تھی: یہ ہو سکتا ہے شاہ جی، اس نے یقیناً ہم سے بتائے بغیر شادی کی ہوگی اور ہم سب سے ڈرتے ہوئے
ڈرتے ہوئے بتایا نہیں ہوگا میرا بیبی نے، جیسے آج بھی خیام شاہ کے دل کی بات پکڑ لی تھی، اور بات کلام شاہ کی بھی دل کو لگی تھی، اور تیزی سے جوتے پہنتے باہر نکل گئے تھے۔ بابا جان بی بی جان کو گاہ کیا تو وہ بھی بے قرار ہو گئے تھے، بقول میرا بیبی کہ وہ لڑکی ہاسپٹل میں تھی اور ڈلیوری سے فارغ ہوئی تھی، اس لیے اس کو کسی عورت کی زیادہ ضرورت تھی، جس کے پیش نظر انہوں نے میرا بیبی کو ہی ساتھ چلنے کا کہا تھا، اور بی بی جان از خود تیار ہو گئی تھی۔ یوں تھوڑی دیر بعد 3 گاڑیاں پہ مشتمل یہ قافلہ شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ آج خیام شاہ کی موت پہ 5 ماہ بعد ان کے جسموں میں زندگی دیکھنے کو ملی تھی۔ ہر کوئی اپنی جگہ پہ متبسم اور بے تاب سا تھا۔ مومنہ حویلی میں اکیلی جگراتی رہی تھی، اس نے بھی ساتھ جانا تھا چاہا تھا، مگر بہروز شاہ منع کر گئے تھے۔ وہ خود کافی کمزور تھی، 3-4 ماہ بستر میں گزارے تھے، اور اگر آج زندگی کا محور میرا بیوی کی دی ہوئی ایک خبر بن گئی تھی، البتہ چھوٹی بھر جائی ندرت کا کوئی جوش و خروش دیکھنے والا میں نہیں آیا تھا۔ الٹا وہ طنزیہ نظر سب پہ ڈال کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب پتہ نہیں اپنے پچھتاوے مٹانے کے لیے کس کس پہ فدا ہوں گے بیچارے۔ ان کی بڑبڑاہٹ کوئی سن لیتا تو یقیناً فساد پھیل جاتا، لیکن اس وقت فائدہ یہ تھا کہ آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے بیڈ پہ سوئے ارحمان کو اٹھا کر کاٹ میں ڈٹا دیا اور خود سکون سے آرام کے غرض سے لیٹ گئی تھی۔ حویلی میں مکمل سناٹا تھا، واپسی پہ سب کے قدم تھکے تھکے سے تھے، لیکن یہ تھکن اتنی بوجھل کرنے والی بھی نہیں تھی۔ وہ بالکل ہی تھک ہار کے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ آج 5 دن بعد واپس آئے تھے۔ خیام شاہ کی بیوی کی آخری رسومات ادا کرنے میں انہیں کچھ وقت تو لگنا ہی تھا، لیکن اس کے بعد ان کی توجہ کا مرکز خیام شاہ کا بیٹا تھا، مکتوم شاہ۔ بقول اس کی ماں کے یہ نام خیام نے ہی سوچ رکھا تھا، اور مکتوم شاہ کو اپنے آغوش میں سمیٹے جب کلام شاہ حویلی میں داخل ہوئے تو کلیجے جیسے کٹ گیا تھا۔ وہ بری طرح رو پڑے تھے۔ اس بیٹے کے لیے اس نے پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا ہوگا، پتہ نہیں اس کے استقبال کے لیے کیا کیا جشن منانے کے ارادے ہوں گے۔ خیام شاہ مجھے بتاؤ تمہارے دل میں کیا تھا؟ خیام شاہ تم اپنے بیٹے کا کس طرح استقبال کرنا چاہتے تھے؟ آج بتاؤ خیام شاہ، میں کون سا جشن مناؤں؟ وہ نرم کمبل میں لیٹے بچے کو باہوں میں اٹھا کر روتے روتے چیخ اٹھے تھے۔ حویلی میں موجود تمام ملازمین جمع ہو گئے تھے۔ وہ کبھی اس بچے کو والہانہ پیار کرنے لگے تھے تو کبھی تڑپ تڑپ کر رو دیتے تھے، اور ان کے اس حالات پر ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی تھی۔ اور پھر مکتوب شاہ کی پیدائش کے 7ویں دن حویلی میں ہی نہیں پورے خاندان اور قبیلے میں عقیقے کا شاندار جشن ہوا تھا۔ انہوں نے کئی شہروں سے اپنے مہمان بلائے تھے اور سب کو بتایا تھا کہ مکتوب شاہ قیام شاہ کا بیٹا ہے، اس نے شہر میں شادی کی ہوئی تھی۔ حویلی والوں کو بھی بتا رکھا تھا، بس قبیلے کے رسم و رواج کی وجہ سے بتا نہیں پائے تھے، لیکن اب یہ خبر حالات ایسے تھے کہ وہ چھپا نہیں سکتے تھے، اور اب انہیں قبیلے کے رسم و رواج کی خاطر اپنے جگر کو گوشے کو نظر انداز تو نہیں کرنا تھا۔ پھر سب کے سامنے خیام شاہ کے سر کی دستار اس کے بیٹے کی سر پہ سجا دی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب اپنا بہت عزیز بہت پیارا بچھڑ جائے تو انسان کے اپنے جینے کے جواز اپنے زندہ رہنے کے بے معنی سے ہو جائے ہی صحیح، لیکن بہانہ ڈھونڈنے لگتے ہیں تاکہ اگر کبھی وہ بچھڑنے والا ملے تو ان سے جینے کا جواز، ان کی زندگی کا استفسار نہ مانگے، اور مانگے تو وہ جھٹ سے بتائیں کہ تیری یادیں تھیں، کچھ نشانیاں تھیں، کچھ وعدے تھے، کچھ ذمہ داری تھی، کچھ جن کو نبھانے کے لیے جینا پڑا، مجھے مجبوری تھی، سمجھا کرو۔ جس طرح تمہیں بچھڑنے کی مجبوری تھی اسی طرح ہمیں زندہ رہنے کی مجبوری تھی۔ مروت کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ مروت انسان ہمیشہ رشتوں سے نبھاتا ہے، اپنے گہرے اور عزیز رشتوں سے۔ رشتہ نبھانا آسان بھی نہیں ہوتا، پھر سائیں نے کبھی یہی کچھ کرنا سیکھ لیا تھا۔ مکتوب شاہ ان کی زندگی کا جواز بن گیا تھا، یادیں، نشانیاں، انسان، کچھ وعدے اور کچھ ذمہ داریاں۔ خیام شاہ چھوڑ گیا تھا، جس طرح وہ بچھڑنے پہ مجبور ہوا تھا اسی طرح زندہ وہ رہنے پہ مجبور ہو گئے تھے، اور ابھی تک اس مجبوری میں پوشیدہ مروت بھی نبھا رہے تھے، اپنے آس پاس بکھرے ڈھیروں رشتوں سے، اس حویلی کی دیر و دیوار سے، اس قبیلے اور اس مسائل سے، اپنے دل و دماغ کی شکستی سے، اپنی زندگی سے کچھ، کیونکہ خیام شاہ کی موت نے سردار صابر شاہ کو اندر سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ اندر سے مردہ کھوکھلے سے ہو گئے تھے، اور تب تو وہ اور بھی ڈہ گئے تھے جب یہ پتہ چلا کہ خیام اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد بھی اسے گھر نہ لا سکے تھے۔ ان کی ڈر کی وجہ سے اپنے نہ جانے کتنی خواہشوں کو دل میں دبائے دنیا چھوڑ گیا تھا۔ یہی اذیت ناک احساس ہوتے ہی ان کی زندگی سے دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ ٹھیک 1 سال بعد وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، اور پھر سب کچھ کلام شاہ پیر سائیں کے کندھوں پہ آ پڑا تھا، اور وہ مروت مجبوریاں اور ذمہ داریاں رشتہ نبھاتے چلے گئے تھے۔ آج 4-5 روز بعد سورج کا رخ روشن ہوا تھا، اور لوگ اس کی دید کے لیے اس قدر طرح سے ہوئے تھے کہ گرم کمبلوں اور ہیٹر کو چھوڑ چھاڑ کے بڑے والہانہ انداز میں باہر نکلے تھے۔ سورج کا دیدار کرتے ہی جسم میں طمانینت کا احساس اتر گیا تھا۔ اس احساس کو مزید اپنے اندر اتارنے کے لیے وہ لان کے بیچوں بیچ کرسی ڈال کے دونوں پاؤں اور چڑھا کر بیٹھ گئی تھی۔ بادلوں کے سفید سفید ٹکڑے ابھی بھی کہیں کہیں دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس وقت چکر کرتے
सूरज के करीब जाने का वो सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए वो भी जम के बैठ गए थे और वो 2-3 घंटे तक उठने का कोई इरादा नहीं था। सर्दी का बहुत से चोर देखे हैं मगर होंगे, मगर तुम जैसा चोर आज तक नहीं देखा। अरमान शाह उसे धूप की सिमत चेहरा करके बैठ कर देखकर करीब आ गए थे। तो आप इस चोर का इनाम भी नहीं देंगे जो सब चोरों से बड़ा चोर है? उसके चेहरे पे मुस्कुराहट उतर आई थी। देंगे, ज़रूर देंगे, लेकिन इस वक्त जब ये चोर किसी और रोज़ बारिश में नहाएगा या धुंध में सुबह सुबह हवेली की छत पे 10 दौड़े लगाएगा, या फिर हाँ, याद आया, जब 2-3 बार गुस्ल लेगा और फिर ज़ुकाम और छींकों से मालामाल होकर हमसे इनाम मांगेगा। ऐसे कैसे धूप में बैठे चोर को इनाम जमा दे? क्या वो अरमान शाह की शरारत पे चीख उठी थी और जवाबन वो कहका लगा के हंस दिया था। जाहिर है इनाम पाने के लिए लोग रेस में हिस्सा लेते हैं, तैराकी में हिस्सा लेते हैं। तुम भी यही समझ लेना कि बस बस मैं बाज आई आपके इनाम से, गोया इनाम पाने के लिए मैं अपने आप को मार डालूं। वाह क्या बात है! वो शहाना से अंदाज में बोली और रुकमान शाह अभी भी हंस पड़े थे। ऐसा क्या कह दिया शहरजाद कि अब आपकी हंसी ही नहीं रुक रही? हसीना इस हफ्ते के तमाम मैगजीन, डेली न्यूज़पेपर्स और मार्टों से भरी टोकरी उठाए करीब आ गई थी। वो रुकमान से छोटी थी, लेकिन अलबत्ता अजान शाह, सोबान शाह और जनीना उससे छोटे थे। मुझसे कुछ पूछती हो शहरजाद से ही पूछ लो कि क्या कह रही थी कि इस दफ़ा जिस बारिश में सारा बारी भी होगी उसमें नहाऊँगी। अरमान शाह ज़रीना का मैगज़ीन लेकर अपनी मुस्कुराहट छुपा रहे थे। और फिर जब मर जाऊँगी तो आप लोग नारा लगाएँगे, शहरज़ाद ज़िंदाबाद, वो जल के बोली थी। अब की बार हसीना हरकलाने पर मजबूर हुई थी। रफ्ता-रफ्ता हवेली के बाद से लॉन में जलवागर होने लगे थे और अच्छी खासी रोने लग गई थी। अरमान बेटा, मकतूब तुम्हारे साथ क्या गया था, कहाँ है? मेरा बीबी ने अंदर अंदर से आते ही इस्तफसार किया था, और इस्तफसार में तशवीश थी। शहजाद अन की आमद और फिर उनकी बात सुनकर एकदम से जिंदा हो गई थी। 2-3 रोज़ पहले उसी मकतूब शाह की वजह से दोनों माँ बेटी इसमें बदमज़गी हुई थी, हो गई थी। उसकी माँ ने ज़िंदगी में पहली बार उस पे हाथ उठाया था और इस लानत मलामत भी की थी, और अभी तक उस पे बदमज़गी के बाद से उनके दरमियान कोई बात ना हुई थी। मीरा बीबी ने उसके सिलसिले कलाम तर्क किया हुआ था। चचा साईं के किसी काम से इस्लामाबाद गया था, शाम तक आ जाएगा। आप आइए ना, हमारे साथ बैठिए। अरमान अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। नहीं बैठो तुम लोग, मैं फारिग नहीं हूँ। वो उसका कंधा थपक कर अंदर की तरफ मुड़ गई। ताई मेरा मेरा सेवरी वेरी नाइस वुमन। और हुमायूं ने दोबारा कुर्सी पर बैठे हुए रश का अमीज़ और अकीदत भरे लहजे में कहा था, और कटे हुए संगीतों पर चाट मसाला डाल के खाने में मसरूफ़ जरीना और नजरत बेगम को ने कोफा से रुमान की बात सुनी और नखुआ से सर झटक दिया। तुम्हें क्या हुआ है? बैठे बैठे चुप हो गई हो? हमरा ने शहजाद को ठोका था। कुछ नहीं, लगता है गर्मी हो गई है। उसने सर झटक कर हाथों से ग्लूज उतारे और ग्लव्स उतारे, सबके साथ शरीक हो गई। शाम ने अपने चेहरे पे स्याह तरात का निकाब चढ़ाना शुरू किया था। सब लोग अपने अपने कमरों को लौट चुके थे। एक वो था जो अभी तक नहीं आया था, और मीरा बीबी अंदर चल मरा रही थी कि चचा सिंह फिरोज शाह ने ये जानने के बावजूद कि 2 रोज़ के से वो बुखार में मुब्तला था, फिर भी उसे काम से भेज दिया। वो ये काम किसी और से भी करवा सकते हैं। मीरा बीबी, खाना लग जा चुका है, ठंडा भी हो चुका है। मैं आपकी इस बढ़ापे में बैठे बैठे खो जाने की आदत पे हैरान हूँ। हालांकि ये काम जवानी में अच्छे लगते हैं। बीरसाई ने नरमी से बीबी को मतवजा किया था। वो दस्तरखान पे बैठी थी, लेकिन इम्तिहान न जाने कहाँ पहुँचा हुआ था। मैं मकतूब का इंतज़ार करें, उसकी तबीयत भी ख़राब थी और अभी तक नहीं आया। हर बाहर बहुत ठंड हो रही है। आप फ़ोन करके उसका पता कीजिए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो हम तो समझ रहे थे कि अपने कमरे में है, शायद वो भी हाथ खींच चुके थे और मुलाज़िमा को फ़ोन लाने का इशारा करते थे। अस्सलाम वालेकुम। उसने ड्राइंग रूम में कदम रखते ही सलाम किया था और मीरा बीबी तेज़ी से करीब आई थी। शहजाद ने भी कोई मोहब्बत भर जज्बाती नज़ारा देखने से कबल चेहरा झुका लिया था। आओ बेटा आओ, बैठो, खाना खाओ, हम तुम्हें ही कॉल करने वाले थे। पीर साईं ने अपने बराबर वाली कुर्सी की सिमत से इशारा किया, तो वो हमेशा उसे अपने बराबर में बैठाते थे, और एक मुद्दत उन्होंने मकतूब को अपने अपने हाथों से खाना खिलाया था। शायद इसीलिए उनके अपने अपने बच्चों को भी ये शौक़ से ये आरज़ू हो गई थी कि वह उन्हें भी मकतूब की तरह अपने हाथों से खाना खिलाएं, मगर उन्होंने आज तक अपने बच्चों को ये शौक़ पूरा नहीं किया था। अभी भूख नहीं है, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। आप लोग खाना खाएं। मैं सॉरी, मेरी वजह से आप सब डिस्टर्ब हुए हैं। उसने सबसे मदद की थी और वापसी के लिए मुड़ गया था। मीरा बीबी उसका अहवाल पूछती फ़िक्रमंदी से उसके साथ चलती हुई सीढ़ियों तक आई थी, और वह सीढ़ियों पे कदम रखते रखते ठहर गया था। गर्दन मोड़कर देखा तो उसके चेहरे पे निशानी के सिवा सिर्फ और सिर्फ ममता नजर आई थी। तायम्मी, आप मेरे ख्याल में इतनी परेशान क्यों हो जा मेरे
मेरे लिए इतनी परेशान क्यों होती हैं? क्या हासिल मेरी फ़िक्र से? आपको तो अपने बच्चों की फ़िक्र करनी चाहिए। तो खैरशाह, बिरशाह, शहरज़ाद सबको आपकी तवज्जो चाहिए। मेरे लिए तो 2 अ दोहरे रिश्ते में बनाते हो, एक तरफ ताई और एक तरफ माँ भी कहते हो, फिर पूछते हो परेशान क्यों होती हो और तेरी फ़िक्र से क्या हासिल होता है? ये तो एक माँ का ही दिल बता सकता है, अपने बच्चे के लिए फ़िक्र करती है, उससे क्या मिलता है? क्या मुझसे हासिल होता है? तुम भला क्या जानोगे? उनका लहज़ा भीग गया तो मकतूब ने बेचैन-सा होकर उनका हाथ पकड़ लिया। ताई अम्मा, माँ आई एम सॉरी, मैं आपका उदास नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको अपने अपने लिए परेशान भी नहीं देख सकता। मैं जानती हूँ तू क्या सोचता है और क्या चाहता है, लेकिन ये तो अभी तो देख कि तुमसे मोहब्बत करने वाले कितने हैं, तुम्हारी तकलीफ़ पे किस-किस का दिल तड़पता है। लेकिन ताई अम्मा, कि सबकी तड़प से मेरा वजूद मुकम्मल नहीं होगा। मेरा वजूद इसी रोज़ मुकम्मल है जब मेरी माँ-बाप का रिश्ता वाज़ा होगा, जब मेरे माँ के दामन से गलीज़ धब्बा धरेगा, जब मकतूब शाह को मकतूब शाह क कहलाने में झिझक नहीं होगी। वो तो दुःख से कहता उनका हाथ छोड़कर शीरें चढ़ गया था। उनकी आँखों में इतनी सुर्खी और चेहरे पे पहली अज़ियत के अक्स मीरा बीबी को बेकल कर गए थे। उसकी ज़ात को हवेली वालों ने अधूरा करके रखा था। किसी ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और किसी ने तंज़ो हक़ारत के सिवा कुछ भी नहीं दिया था और यूँ उसका ज़हन 2 हिस्सों में बँट गया था। एक वो जो उन सब रिश्तों को अपना समझता था और एक वो जो इतने रिश्तों के बावजूद अपने आप को अकेला और तन्हा महसूस करता था। कभी वो बहुत मजबूत होता जाता तो कभी नाकाबिले तस्खीर चट्टान की तरह थी और कभी इतना कमज़ोर होता था कि कोई भी उसकी ज़ात की ऊंची दीवार को ज़मीन बोस करना चाहता था तो पल में कर सकता था। और ये काम सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सिर्फ शहरज़ाद ही करती थी। और वो अपने शब्द को कफल लगाए बेबसी का लिबादा ओढ़े अपनी ज़ात का मस्मार होना खामोशी से देखता रहता था। ये काम सबसे ज़्यादा और अच्छे तरीके से सिर्फ़ शहज़ाद ही करती थी। शहरज़ाद ही करती थी और वो अपने शपथ को फ़क्र लगाए बेबसी का लिबादा ओढ़े अपनी ज़ात का मस्मार होना खामोशी से देखता रहता था। तो ये था आज के नॉवल के फर्स्ट पार्ट का एंड कैसा लगा आप सब लोगों का नॉवल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल और जिस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल से प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट से के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।